हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस इंस्टीट्यूट। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब परासरण दाब। हमने कुछ न्यूमेरिकल किए थे, उसकी लिमिट्स देखी थी। फिर हमने ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पर अलग अलग तरह के सॉल्यूशन देखे थे। ठीक, एक न्यूमेरिकल और लिखो ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर। फिर हम आगे बढ़ते हैं। घर से करना है आप लोगों को। पिछला वाला आया क्या होगा? सिंपल ही था, जैसे मैंने करवाया था वैसे ही था ना। लिखो भाई, 15 ग्राम KCl को 15 ग्राम नो हाँ 15 ग्राम अवयव को ऐसे करो। 15 ग्राम अवयव को KCl को हटा देना। 15 ग्राम अवयव को 150 ml विलियन में 150 ml विलियन में 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर घोला जाता है। 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर घोला जाता है। यदि विलयन का परासरण दाब यदि विलयन का परासरण दाब 1.3 atm हो तो 1.3 atm हो तो अवयव का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो। अवयव का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो। ठीक, आप लोग लिखो 15 ग्राम ऑफ एलिमेंट 15 ग्राम ऑफ एलिमेंट is dissolved in 150 ml of solution 150 ml of solution at 27 degree Celsius temperature. At 27 degree Celsius temperature. If osmotic pressure of solution is 1.3 atm 1.3 atm, then calculate molar mass of element. Molar mass of element. इस तरह का न्यूमेरिकल नहीं किया था, मतलब मोलर मास कैलकुलेट नहीं किया था हमने न्यूमेरिकल से। पिछले लेक्चर में जो किए थे तो कर लेना, इजी है। पता है ना आपको कैसे करना है या बताऊं? ऐसे कोई इक्वेशन होती है, तरीका बता देता हूं भाई मैं। T गिवन किया आपको, ये भी गिवन किया है, ये भी गिवन किया है। R तो जानते ही हैं। N को किस किस में ब्रेक करोगे? N और कैपिटल M में। ये आपको दिया है और ये कैलकुलेट करना है। देखो सारी चीजें देखी, दे दी कि नहीं दे दी? तो यहाँ से M का फॉर्मूला निकालना, लिखवा रखा मैंने, डेरिवेशन भी करवा रखा इसका। उस फॉर्मूले को लगाना और क्या निकाल लेना भाई, कैपिटल M को कैलकुलेट कर लेना। यही तो पूछ रहा आपसे मोलर द्रव्यमान, तो आ जाएगा है सबको। और नहीं है तो मुझे कमेंट कर देना, आंसर कमेंट करना है सबको इसका कितना आता है। ठीक, और एक चीज और बता दो भाई, हमने एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म कर ली, एक अनुसंधान गुणधर्म खत्म कर लिया। कौन सा? परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोसिस। आपसे कोई पूछे कि सिद्ध करो ऑस्मोटिक प्रेशर एक अनुसंधान गुणधर्म होता है, प्रूव दैट ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो कैसे प्रूव करोगे?
we know that what PV is equal to nRT। देखो यहाँ से पाई की वैल्यू निकालेंगे तो हमें कितनी मिलेगी, V मिलेगी। अब ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल, मोलों की संख्या। किसकी मोलों की संख्या, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल, विलय के मोलों की संख्या होती है। अगर यहाँ से इस विलय के अमाउंट को, इसकी मात्रा को मैं बदलता हूँ, सपोज करो मैंने एक बार 10 अणु लिए, एक बार 20 लिए, एक बार 50 ले लिए, एक बार 100 ले लिए, तो हर कंडीशन में जो इसके नंबर ऑफ मोल निकलेंगे और बताओ सेम ही निकलेंगे, अलग अलग निकलेंगे। ये कम अमाउंट है तो यहाँ पे कम निकलेंगे, ये ज्यादा है, जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते जा रहे हैं वैसे वैसे अमाउंट बढ़ती जा रही है, मॉलिक्यूल बढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूल बढ़ रहे तो अमाउंट बढ़ रही है, अमाउंट बढ़ेगी तो सीधी बात है उसके नंबर ऑफ मोल भी क्या होगा, चेंज होगा, उसके मोलों की संख्या में भी परिवर्तन होगा। ये बदलेगा तो सीधा परिवर्तन किसमें होगा, पाई में परिवर्तन होगा। मतलब अणुओं की संख्या को बदलने पर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बदलने पर पाई चेंज हो गया। इसी चीज को तो क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या अणु संख्या गुणधर्म। डेफिनेशन तो यही थी कि वह गुणधर्म जो उनकी संख्या पर निर्भर करे, उनकी संख्या पर निर्भर करे। तो मोल बदलेगा तो संख्या तो बदलनी ही है, संख्या पर निर्भर करेगा तो कर रहा है, फॉर्मूले में आ रहा है, तो सीधी बात है ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, अणु संख्या गुणधर्म होता है। ऐसा करके आप प्रूव कर सकते हो कि भाई देखो इसके फॉर्मूले में क्या आता है, नंबर ऑफ मोल आता है, मोलों की संख्या आती है। अतः यह क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या अणु संख्या गुणधर्म। ऐसे करके आप इसको अणु संख्या गुणधर्म प्रूव कर सकते हो। ठीक, आज बात करेंगे हम वेपर प्रेशर की या वाष्प दाब की। नाम क्या होता है इसका पूरा, वाष्प दाब में अवनमन, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या चीज होती है, अवनमन का मतलब होता है कम हो जाना, डिक्रीज कर जाना। कोई भी चीज जब डिक्रीज कर जाती है तो उस चीज को बोला जाता है अवनमन या लोअरिंग। अब लोअरिंग कैसे होती है इसको ध्यान से समझना है। अगर ये समझ लिया तो समझ लो बल्ले बल्ले होगी आपकी। इस टॉपिक में मौजी मौजे, खुशी ही खुशी है आपको, कोई दुख नहीं दे सकता आपको। तो जरा इस पर गौर करवाते हैं क्या कि किस बला का नाम है, लोअरिंग या अवनमन। ठीक है भाई, बड़े ध्यान से बोर्ड पर नजरें टिकाए रहो, बिल्कुल बोर्ड पे नजरें टिकाए रहो, सब कुछ यहीं से आएगा आपको। देखो भाई, मैंने एक बीकर लिया, बड़े ध्यान से समझना, मस्त तरीके से समझना, ऐसा समझना कि कभी भूल ना सको। नींद में भी कोई पूछे कि लोअरिंग क्या होती है, खड़ाखड़ जवाब दे दो उसको, भैया ये होती है। ये मैंने बीकर को ढक दिया, अगर मुझे वेपर प्रेशर देखना है तो मुझे बीकर ढकना ही पड़ेगा। अगर ढकना ही पड़ेगा, ढकूंगा तो प्रेशर लगेगा, अगर ढकूंगा ही नहीं तो काहे का प्रेशर लगेगा। समझ में नहीं बात। और इसी का मैंने हम शक्ल क्या ले लिया, दूसरा बीकर ले लिया, इसको भी मैंने कवर कर दिया, ढक दिया। आई बात समझ में, अच्छी बात है, ढक दो। हमें क्या है, आगे बढ़ते हैं। इस ए पर जरा गौर करवाते हैं, फिर इस बी पर गौर करवाएंगे कि ए और बी में फर्क क्या होगा। ठीक, ये मैंने यहां पर क्या लिया भाई, सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट बहुत सारे होते हैं, कुछ भी ले लो, बढ़िया सबसे सिंपल और सबसे अच्छा जो सॉल्वेंट होता है वो हमारे लिए क्या होता है, वाटर होता है। तो मैंने यहाँ पर सॉल्वेंट के फॉर्म में क्या ले लिया, वाटर ले लिया। आई बात समझ में। और वाटर वोलेटाइल नेचर का होता है, वाष्पशील प्रकृति का होता है। अरे उड़ता है कि नहीं उड़ता, गर्म करोगे तो उड़ता है। चलो अच्छी बात है, इसकी वेपर बनती है, हमें तो इससे मतलब है कि वेपर बननी चाहिए। हमने भर दिया तो बताओ, सब जगह जल ही जल नजर आएगा, हमें जल ही जल नजर आएगा, वाटर ही वाटर नजर आएगा। तो इसकी जो सरफेस होगी इस पर हमें किसके मॉलिक्यूल नजर आएंगे, सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे।
जब आप इसको नीचे से बर्नर से गर्म करोगे, बर्नर से नीचे की तरफ क्या दोगे, टेम्परेचर दोगे, तो धीरे धीरे करके वाटर बॉईल होगा, उबलेगा, और धीरे धीरे करके क्या बनेगी, इसकी वेपर बनेगी, वेपर बनेगी, वेपर बनेगी, ऐसे करके वेपर बनेगी। यहाँ पर टकराएगी तो क्या लगाएगी, वेपर प्रेशर लगाएगी। अब जितनी ज्यादा वेपर बनेगी, जितनी ज्यादा वाष्प बनेगी, उतना ही ज्यादा हमें क्या मिलेगा, वेपर प्रेशर मिलेगा। अरे यहाँ से जितना ज्यादा जाएगा ऊपर धक्का भी उतना ज्यादा लगेगा। प्रेशर का मतलब लगने वाला धक्का। आई बात में फॉर्मूला क्या होता है प्रेशर का? अरे प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बता तो दिया करो यार, F/A, मतलब प्रति इकाई आयतन पर लगने वाला बल पर यूनिट एरिया पर कितना प्रेशर, सॉरी कितना फोर्स लगता है, उस फोर्स को कहा जाता है बल। तो सीधा सीधा मैं कोरिलेट कर सकता हूं कि लगने वाला बल, बल का मतलब किसी को धक्का मारना। तो यहां से जितना ज्यादा जाएगा, जितना ज्यादा अणु मॉलिक्यूल जाएगा, उतना ज्यादा यहाँ पर क्या मिलेगा, धक्का मिलेगा, फोर्स लगेगा, उतना ही ज्यादा हमें क्या मिलेगा, प्रेशर मिलेगा। हम चाहते हैं प्रेशर ज्यादा हो, तो बताओ ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल इसके अंदर जाने चाहिए, अच्छी बात है। यहाँ पर हमें सबके सब सॉल्वेंट नजर आ रहे हैं, तो सबके सब कहाँ जाने लगेंगे, ऊपर की तरफ जाने लगेंगे, अच्छी बात है। उसमें तो ऐसा हो रहा है, अब इस पर भी गौर करवाते हैं। इसमें मैंने सॉल्वेंट के साथ क्या डाल दिया, सोल्यूट डाल दिया। विलायक के साथ मैंने क्या डाल दिया भाई, विलेय डाल दिया। विलेय जैसे डालूंगा मैं तो मुझे क्या मिलेगा, अरे क्या मिलेगा बोल तो दो, विलियन क्या मिलेगा मुझे, सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्यूशन। मैंने इसके अंदर क्या भरा, सॉल्यूशन भरा, और विलेय में मैंने कोई भी ले लिया, कोई भी ली थी, माना कि मैंने क्या ले लिया हो, NaCl। इसी को लेते हैं हमेशा, सीधा सा होता है, जान पे जान का होता है, हमारे घरों में काम आता है। हाँ, तो इसी को ले लिया हमने। अब देखो इसमें क्या होगा, सॉल्यूशन बना हुआ है, तो कुछ जगह तो जल होगा, कुछ जगह क्या होगा, NaCl होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा। तो कुछ जगह NaCl, कुछ जगह वाटर, तो सरफेस पर भी ऐसा ही होना चाहिए, कुछ कुछ जगह वाटर मिलेगा, कुछ कुछ जगह NaCl मिलेगा। तो देखो भाई, अब NaCl मिलेगा, अब सीधी बात है, विलेय मात्रा में कम ही होता है, नॉर्मली जनरली कम होता है, और ये मात्रा में क्या होता है, अधिक होता है। ये तो मोर इन अमाउंट होता है, ये लेस इन अमाउंट होता है। तो भाई यहाँ पर कुछ कुछ मुझे सॉल्वेंट मिला, और बीच में किसके मॉलिक्यूल मिले, सोल्यूट के। अब सोल्यूट के मॉलिक्यूल बड़े होते हैं ना, पता है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर में बताया था मैंने, ये सॉल्वेंट हो गया और ये सोल्यूट हो गया। तो ऐसे बीच बीच में क्या बसा होगा, सोल्यूट बसा होगा भाई, बोलो होगा कि नहीं होगा। ऐसे करके कुछ कुछ मॉलिक्यूल किसके बसे होंगे, सोल्यूट के बसे होंगे। इसको भी नीचे से आपने गर्म किया, ये भी ऊपर जाएगा, और यहाँ पर क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। जितना ज्यादा जाएगा उतना ज्यादा क्या मिलेगा, हमें प्रेशर मिलेगा। ठीक है, देखो भाई इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर मैं इसके सतह पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात करता हूं, इसकी सतह पर अणुओं की संख्या की बात करता हूं, तो देखो NaCl की तो वाष्प बनती नहीं है, इसकी वाष्प बनती है क्या, नहीं बनती। ये नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है, अवाष्पशील प्रकृति का होता है। एक ही चीज ध्यान रखना, यहां से कंडीशन भी बता दी मैंने आप लोगों को कि विलेय कैसा होना चाहिए, अवाष्पशील प्रकृति का होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल नेचर का होना चाहिए। तो इसकी नेचर कौन सी, नॉन वोलेटाइल, मतलब ये वाष्प नहीं बनाएगा। काम किसका होगा वाष्प बनाने का, इस विलायक का काम होगा, मतलब किसका काम होगा, जल का काम होगा। अब देखो इस सरफेस पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मुझे कम नजर आए, कहां की तुलना में, यहाँ की तुलना में। जब यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम है, अणुओं की संख्या कम है, तो वाष्प में जाने वाले अणु भी मुझे क्या मिलेंगे, कम ही मिलेंगे। जब मॉलिक्यूल कम होंगे तो लगने वाला प्रेशर भी क्या होगा, कम हो जाएगा। यहाँ पर देखो इसकी तुलना में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है तो ऊपर भी ज्यादा जाएंगे, ऊपर ज्यादा जाएंगे तो प्रेशर भी ज्यादा लगेगा। तो इसका प्रेशर ज्यादा मिला, इसका प्रेशर कम मिला।
ये मेरे पास प्योर सॉल्वेंट था, माना कि इसका प्रेशर P नॉट है। ये मेरे पास क्या था, सॉल्यूशन था, इसका प्रेशर क्या है, PS है। तो जैसे ही सॉल्वेंट में मैंने क्या मिलाया, सोल्यूट मिलाया, तो सोल्यूट के मिलाते प्रेशर में क्या हो गई, कमी हो गई, डिक्रीज हो गई। इसी डिक्रीज को कहा जाता है अवनमन या वाष्प दाब में अवनमन, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर लोअरिंग का मीनिंग क्या है, कि जब हम प्योर सॉल्वेंट की बात करते हैं तो हमें वेपर प्रेशर ज्यादा मिलता है, लेकिन अगर मिला दिया है उसके अंदर क्या सोल्यूट या मिले तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, कम हो जाता है। मतलब उसमें क्या हो जाती है, लोअरिंग या अवनमन हो जाता है। हमेशा सॉल्वेंट का ज्यादा ही होगा किसके कंपेयर में, सॉल्यूशन के कंपेयर में। बोलो बात तो समझ में आई कि नहीं आई। और इन दोनों का अंतर कर लिया आपने, पी नॉट में से किसको माइनस कर दिया आपने, टीएस को माइनस कर दिया, तो आपको क्या मिलेगा, अंतर मिलेगा। तो आपने ये भी पता लगा लिया भाई अवनमन तो हुआ, लोअरिंग तो हुई, लेकिन कितनी लोअरिंग हुई, तो कितनी लोअरिंग हो गई, डेल्टा पी की लोअरिंग होगी। आई बात समझ में। इस फॉर्मूले से आप लोअरिंग पता लगा सकते हो। ये फॉर्मूला क्या बताएगा, प्रेशर में या वेपर प्रेशर में होने वाली लोअरिंग को बताएगा, अवनमन को बताएगा, कमी को बताएगा। ठीक, तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि जब भी किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, एक ही वर्ड का बड़ा मीनिंग है भाई, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, अवनमन या वाष्प दाब में अवनमन। When non-volatile solute is mixed in solvent, then vapor pressure is decreased. It is called lowering in vapor pressure. ठीक, फटाफट से डेफिनेशन लिखो, फिर डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए, बिल्कुल समझना है सिर्फ हमें। हमारे यहाँ पर बिट होना चाहिए, यहाँ पर बिट हो गया तो समझ लो सब मस्ती मस्त है। लिखो भाई, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। इसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं, इसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। अगली लाइन से लिखो, माना कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P नॉट, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P नॉट, जबकि विलयन का वाष्प दाब PS है, तो वाष्प दाब में अवनमन। लिख लो इक्वेशन नंबर 1, आप लोग लिखो, when non-volatile solute is mixed in solvent, then vapor pressure of solution decreases. Vapor pressure of solution decreases. That is called lowering in
vapor pressure. It is called lowering in vapor pressure. Next line से लिखो, suppose vapor pressure of pure solvent and solution. Pure solvent and solution is, लिख लो बोर्ड से, P naught PS. Then lowering in vapor pressure. डन. डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं भाई. डेरिवेशन शुरू करते हैं इसका. तो ये इक्वेशन फॉर्मूला में क्या बताएंगे? लॉगरिथम इन वेपर प्रेशर बताएंगे, वाष्प दाब में होने वाला अवनमन बताएंगे. वी नो दैट, कहां से जानते हैं? राउल्ट के नियम से. एक राउल्ट का नियम क्या कहता है भाई? क्या कहता है कि किसी भी वाष्पशील अवयव का वाष्प दाब उसकी मोलबिंद के समानुपाती होता है. किसी भी वोलेटाइल एलिमेंट का वेपर प्रेशर उसकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक. तो देखो भाई, अब एक चीज और समझ लेना. अभी मैंने सॉल्यूशन बनाया था, ऐसे करके बनाया था. मैंने इसके अंदर वाटर मिलाया था और क्या मिलाया था? NaCl मिलाया था. ठीक. इस विलयन का मैंने वाष्प दाब कितना माना था भाई? PS माना था. PS माना था कि नहीं माना था? अब हमें ये भी पता है कि ये तो नॉन वोलेटाइल नेचर का है, तो इसका तो वाष्प दाब बन नहीं सकता. वाष्प दाब किसका बनेगा? इस वाटर का बनेगा. अगर मैं इस विलयन में इस जल के वाष्प दाब की बात करता हूं, इस सॉल्यूशन में इस वाटर के वाष्प दाब की बात करता हूं, तो वो मुझे मिलेगा. लेकिन क्या मुझे इसका वेपर प्रेशर मिल सकता है क्या? नहीं मिलेगा. तो इसका मैं कैसे निकालूंगा? अब सॉल्वेंट है, मैंने क्या लगा दिया? P नॉट. लगाया कि नहीं लगाया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसकी मोल फ्रैक्शन माना कि मैंने कितनी मान ली? X नॉट मान ली. ठीक. इसका वेपर प्रेशर P नॉट हो गया, और इस विलयन में बात कर रहा हूं मैं, इसका वेपर प्रेशर P नॉट और इसकी मोलबिंद X नॉट. इसको सोल्व करोगे आप तो भाई देखना यहां से क्या आएगा? कुछ इतना आंसर आएगा. अब जो यहां पर जो इस प्रोपोर्शनल कोटा की जो लगाते हैं वो क्या होता है? शुद्ध अवयव का वाष्प दाब होता है. या इसको मैं इस P नोट से डिनोट कर दूं तो शुद्ध विलायक मतलब शुद्ध अवयव, इस शुद्ध जल का वाष्प दाब मैंने किससे माना है भाई? P नोट से मान रखा है. जब ये प्योर फॉर्म में था, उसका वेपर प्रेशर कितना हो गया? P नोट हो गया. बोलो हो गया कि नहीं हो गया? और जो यहाँ पर इस कंडीशन में बना उसको मैंने क्या बोल दिया? इस वाले P नोट से बोल दिया. बोलो इतना लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? इस अवयव का इस विलयन में वाष्प दाब इसके अंदर इसकी मोलबिंद के समानुपाती हटाया तो शुद्ध क्या आ गया मेरे पास? अवयव का वाष्प दाब आ गया. शुद्ध अवयव का मतलब प्योर एलिमेंट, और प्योर एलिमेंट की फॉर्म में कौन है यहाँ पे? प्योर सॉल्वेंट. तो मैंने P नोट लगा दिया. ये बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि इसमें वाष्प दाब बनाने का काम ये तो कर ही नहीं रहा, केवल कौन कर रहा है? ये कर रहा है. तो मैं बोल सकता हूँ कि इस विलयन का वाष्प दाब केवल इसके कारण होगा, इस जल के कारण होगा, इस मोटर के कारण होगा. मतलब जो मैंने अभी वेपर प्रेशर निकाला इसको मैं किसके इक्वल मान सकता हूँ? सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के इक्वल. और मान सकता हूँ कि नहीं मान सकता? ये बात मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था कि किसी भी विलयन में किसी भी विलयन का जो वाष्प दाब होता है वह उस विलयन में उसके विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है. किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उस सॉल्यूशन में उसके सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल होता है, क्योंकि सॉल्यूट तो वेपर प्रेशर डालेगा ही नहीं, ये तो प्रेशर डाल ही नहीं सकता. तो सारा का सारा किसके कारण होगा? मोटर के कारण. तो मैं इस
सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बोलूं या इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बोलूं, दोनों का मीनिंग सेम होगा कि नहीं होगा? होगा। विलायक का बोलूं या विलयन का बोलूं, दोनों का मान मुझे क्या मिलेगा? सेम ही बोलेगा। विलयन का बोलता हूं तो भी मैं क्या समझूंगा भाई, ये तो लगा ही ना, तो किसके कारण होगा? विलायक के कारण ही होगा। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, और ये समझ में आनी भी चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ ये लिखने वाला हूँ। अभी मैं क्या लिखने वाला हूँ? PS इज इक्वल टू P नोट X नोट। बोलो आया कि नहीं आया? इसका जो वाष्प दाब है वो विलायक की मोल भिन्न, और ये क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ये समझाने के लिए मैंने इतनी बड़ी आपको कहानी सुनाई है, इतनी बड़ी स्टोरी सुनाई है आपको। ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी। इस स्टोरी की यहाँ पर, इस स्टोरी का यहाँ पर क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, आई बात समझ में? डिसेंट्रलाइज करके वैल्यू पुट कर दो। अगर समझ में नहीं आया होगा तो मेरे को कमेंट कर देना भाई। हर चीज का कमेंट किया होगा आप को, एवरीथिंग एवरीथिंग। यहां से कुछ कॉमन नजर आता दिखाई देगा मेरे को, तो कॉमन ले लो। ले लिया, ये डेल्टा भी हो गया, इसको इधर की तरफ ट्रांसफर करो भाई। ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स नॉट। देखो भाई, एक विलियन में दो ही चीजें हो सकती है, या तो उसका विलायक होगा या फिर क्या होगा? विलियन होगा। जीरो से हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? विलायक को। और 1 से हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे? विलय को। तो x जीरो का मतलब विलायक की मोल भिन्न या सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन, x1 का मतलब सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन या विलय की मोल भिन्न। तो दो ही चीजें हैं। अब मैंने बताया ना आप लोगों को कि किसी विलयन में उपस्थित सभी अवयवों की मोल भिन्नों को जोड़ दो। कितने अवयव है, कितने एलिमेंट है? दो। इन दोनों को जोड़ दूंगा तो टोटल आंसर मुझे कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। यहां से 1 माइनस x नोट करता हूं तो ये x1 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? अब ये कहां पढ़ा था? सबसे पहली क्लास में, सबसे पहले लेक्चर में। जो बच्चा नया हो वो पिछले लेक्चर को देखो, मैंने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक डाला हुआ है, वहां से देख लेना। ठीक, तो यहाँ पे स्ट्रिंग्स लगाओ और बोलेंगे x नॉट जो होगा वो किसके इक्वल होगा? x1 के। लिख दो क्या है ये? विलय की मोल भिन्न, विलय की मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक हो गया काम? इसकी वैल्यू पुट कर दो वहां से। क्या होती है भाई? P नोट माइनस PS अपॉन P नोट इज इक्वल टू क्या हो गया? x1। बोलो आया कि नहीं आया? इक्वेशन नंबर 2 होगी। थोड़ा सा और सोल्व कर दो इसको, सोल्व कर दो इसको थोड़ा सा और भाई। तो देखो, इस x1 का मान मुझे निकालना हो, विलय का मान मुझे निकालना हो, तो कैसे निकालते हैं? इसकी मोल भिन्न निकालनी हो तो ऊपर आता है विलय की मोलों की संख्या, नीचे कुल मोल। कुल मोल में कौन कौन आएगा? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। इसकी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है तो ऊपर तो क्या आना चाहिए भाई? इस सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल, और नीचे की तरफ क्या आएगा? इस सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल, साथ में सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? अरे दो ही चीजें है ना, ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। ये कब समझ में आएगी? जब आपने पिछले लेक्चर्स पढ़े होंगे। किसी को नहीं आ रहा है तो देखना है उनको पहले। किसी की मोल भिन्न निकालनी कैसे निकालते हैं? उसके नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल, कुल मोलों की संख्या। कुल कौन कौन है? एक तो सॉल्यूट है, विलय है, और दूसरा कौन है? विलायक मतलब सॉल्वेंट है। दोनों को लिख दिया मैंने। वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ पर, तो वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? P नोट और ये PS, और ये क्या हो जाएगा? P नोट। ये हो जाएगा N1 और N1 प्लस क्या हो जाएगा? N0 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। अच्छी बात है, हो गया। अब देखो, अगर मैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस की बात करता हूं, और डाइल्यूट सॉल्यूशंस, और डाइल्यूट सॉल्यूशंस, तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए मैं आप लोगों को जानने के लिए बात समझा चुका हूं कि जितने भी तरल विलयन होते हैं
उनमें विलय बहुत कम होता है, सोल्यूट बहुत कम अमाउंट में होता है और सोलवेंट बहुत ज्यादा होता है, विलायक बहुत ज्यादा होता है। तो जब विलय कम है, विलय कम है तो उसके नंबर ऑफ मोल भी कम ही होंगे। कम विलयनों के लिए क्या कंडीशन होती है भाई, जो उसके नंबर ऑफ मोल होते हैं वो बहुत कम होते हैं, कम होते हैं किसके कंपेयर में, N0 के कंपेयर में, ये कंडीशन होती है। ये कम होता है, ये ज्यादा होता है, तो यहां से मैं ऐसा मान सकता हूं ये लगभग बराबर किसके होगा, N0 के। बोलो मान सकता हूं कि नहीं मान सकता? अगर ऐसा मान सकता हूं तो फाइनली मैं क्या लिख सकता हूं, इसके बाद P नॉट और ये PS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नॉट बराबर ये N1 अपॉन क्या हो जाएगा, N0। बोलो फाइनल इक्वेशन ये आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। जहां पर 0 तो किसको बताएगा, सॉल्वेंट को, और 1 किसको बताएगा, विलय मतलब सोल्यूट को बताएगा। या तो आपको अगर आप लोग कोई बुक में चेक करता है तो ये इक्वेशन ऐसे मिल जाएगी, और कुछ बुकें इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखती हैं भाई, है ना। कुछ बुकें तो सोल्यूट को मानती है 1 और सोलवेंट को क्या मानती है, 0 मानती है, लेकिन कुछ बुक्स इस सोल्यूट को मानती है स्मॉल, या इसके नंबर ऑफ मोल को लिखूं मैं तो उसको तो किससे रिप्रेजेंट करेगी, स्मॉल n से, और इसके नंबर ऑफ मोल को कैपिटल n से। इसकी गिवन अमाउंट स्मॉल n, इसकी गिवन अमाउंट कैपिटल n। ऐसे भी करके इसको क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है भाई। आगे बात समझ में, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं भाई, देखना ध्यान से। ये P नॉट और करके माइनस PS और ये P नॉट, ये हो गया स्मॉल n और ये हो जाएगा कैपिटल N। स्मॉल n मतलब सॉल्यूट, कैपिटल का मतलब सॉल्वेंट। कुछ बुक्स इसको ऐसे भी लिखती है, तो देख लेना अगर आप किताब में देखना चाहो तो। कुछ भी करो, ये करो ये करो, आपको मेंशन करना है नीचे की तरफ भाई ये क्या है और ये क्या है। मेंशन करते हो तो कोई लफड़ा ही नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, लेकिन मेंशन नहीं करते हो तो फिर दिक्कत वाली बात है। इसलिए जब भी पूछा जाए नीचे मेंशन करो कि भाई कौन क्या क्या है, किसको आपने किस तरह से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, प्रदर्शित किया है। आप ऐसा करते हो तो आप कैसे भी रिप्रेजेंट करो, सब सही सही है। आई बात समझ में? चलो फटाफट से कर लो भाई, पूरी छपाई कर लो पूरी। इधर तक आ जाओ, नहीं यहां तक बताओ, पहले पहले यहां तक आओ, यहां तक आ जाओ पहले, समीकरण 2 तक। हाँ समीकरण 2 तक आ जाओ भाई, सब आ जाओ सब। स्क्रीनशॉट लेके आ जाना, मैं लिखाना शुरू करता हूँ। लिखो वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब का अनुपात, वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब का अनुपात, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब का अनुपात उसकी या उसका उसका वाष्प दाब में अवनमन कहलाता है। सॉरी, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। इस चीज को क्या बोलते हैं, ये तो सिर्फ अवनमन है। जब इसको डिवाइड कर दिया किसके सापेक्ष देखा हमने, इस शुद्ध विलायक के सापेक्ष देखा, प्योर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में देखा, तो इसको क्या कहेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। तो वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब का अनुपात उसका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। कंटिन्यू करके लिखो,
वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। विलय की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ठीक, अब आप कर लो, पूरा कर लो यहां तक अटक सकते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे लिखो इसके नीचे, लिखो भाई, ratio of lowering in vapor pressure and vapor pressure of pure solvent, lowering in vapor pressure and vapor pressure of pure solvent is called relative lowering in vapor pressure, is called relative lowering in vapor pressure, relative lowering in vapor pressure. Done. It is equals to mole fraction of solute, mole fraction of solute. Done. आप लोग उधर तक कर लोगे, हाँ नीचे तक कंप्लीट कर लीजिए भाई, फटाफट करिए। आप लोगों ने कर लिया होगा, जरा लिखो उसके नीचे, इसके नीचे देखो, उपरोक्त समीकरण तनु विलयनों के लिए, उपरोक्त समीकरण तनु विलयनों के लिए राउट का नियम है, तनु विलयनों के लिए राउट का नियम है, तनु विलयनों के लिए राउट का नियम है। यह केवल तनु विलयनों के लिए लागू होती है, यह केवल तनु विलयनों के लिए लागू होती है। अगली लाइन से लिखो, समीकरण 3 से स्पष्ट है कि समीकरण 3 से स्पष्ट है कि वाष्प दाब अवनमन मोलों की संख्या पर या विलय के मोलों की संख्या पर, विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। अतः यह अणुसंख्यक गुणधर्म है, अतः यह अणुसंख्यक गुणधर्म है, अणुसंख्यक गुणधर्म है। ठीक है, आप लोग भी लिख लो। Above equation is round slope. Above equation is round slope for dilute solutions. Dilute solutions. Dilute solutions. Dilute solutions obey above equation
dilute solutions of a above equation. Done. नेक्स्ट लाइन से लिखिए it's clear from equation 3 it's clear from equation 3 lowering in vapor pressure depends on number of moles of solute number of moles of solute so it is colligative property ओके समझ में आ गया होगा मैंने लाइन कैसे निकाली हुई है मैंने वैसे लिखवाई है जैसे पीवी बराबर क्या था एनआरटी था यहाँ पर मोल आ रहा था तो क्या बोला था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ भी क्या आ रहा है मोल आ रहा है तो इसको भी क्या बोल सकते हो आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोल सकते हो मतलब सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बदलोगे तो आपको वेपर प्रेशर में चेंज मिलेगा विलेगी कणों की संख्या बदलेगी तो आपको वेपर प्रेशर में क्या मिलेगा चेंज मिलेगा भाई इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई आ गई होगी सब इंटेलिजेंट है सबके सब क्या है भाई इंटेलिजेंट ठीक है ना अब एक न्यूमेरिकल लिखो भाई बिल्कुल इस चैप्टर में आपके हैं ही न्यूमेरिकल्स क्यों पूरा चैप्टर न्यूमेरिकल्स में चलता है तो खटाखट से एक न्यूमेरिकल लिखो 15 ग्राम NaCl को 15 ग्राम NaCl को 15 ग्राम NaCl को 100 ग्राम जल में घोला जाता है 100 ग्राम जल में घोला जाता है 100 ग्राम जल में घोला जाता है यदि शुद्ध जल का वाष्प दाब यदि शुद्ध जल का वाष्प दाब शुद्ध जल का वाष्प दाब 2.5 एटीएम हो तो 2.5 एटीएम हो तो विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करो विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करो विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करो डन कर लोगे ना यहां से पहले सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल निकालना फिर सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल निकालना दोनों निकालने के बाद पी नोट की वैल्यू गिवन कर दी शुद्ध जल का दे दिया आपको अरे जल क्या है यहाँ पे मिला है कि तो पीएच का मान नहीं आएगा क्या मना करेगा क्या वो आने से कर ही नहीं सकता उसको तो 10 बार आना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यूज हैं सारी वैल्यूज पुट कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कल इस वेपर प्रेशर को खत्म करके इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और आगे बढ़ेंगे अगली अणुसंख्यक गुणधर्म की ओर अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की ओर इस लेक्चर में कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी हो तो भाई मुझे कमेंट करना तुरंत सॉल्व कर दिया जाएगा और जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं ना उनको लेक्चर नंबर 8 से इंग्लिश में है लेक्चर नंबर 8 के पहले की जो लेक्चर्स हैं वो इंग्लिश में नहीं है तो अगर आपकी क्वांटिटी ज्यादा हो संख्या ज्यादा हो
तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक। उन लेक्चर्स को रीशूट कर दिया जाएगा, ठीक है भाई। लेकिन बताओगे तो ही पता चलेगा। कल मिलते हैं।